नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। रात के 8 बजने वाले हैं। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद डिबेट शो प्राइम डिबेट में आप सबका स्वागत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आज का मुद्दा है थमा प्रचार और अब किसकी सरकार। राजस्थान में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब उम्मीदवार वोटर से डोर टू डोर संपर्क कर सकेंगे क्योंकि 25 नवंबर को मतदान होगा। इस चुनाव में सियासी दलों ने काफी ज्यादा जोर आजमाइश की। लाल डायरी समेत कई मुद्दे इस चुनाव में छाए रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता भी लगातार जुटे रहे। जनता किस मुद्दे से प्रभावित है इसका पता तो 3 दिसंबर को ही चलेगा, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या मुद्दे इस चुनाव में हावी रहने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति की गई, इसे लेकर भी लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये मुद्दों पर भी हावी होगा। चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय कराते हुए मुकेश पारिक जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन सारस्वत जी, प्रवक्ता कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। डॉक्टर राकेश गोयल जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रविंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं। आज चर्चा की शुरुआत मुकेश पारिक जी आप ही से करते हुए, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है और लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं बीजेपी की ओर से? पिछले 5 साल में जो कांग्रेस का राजस्थान प्रदेश में शासन रहा है, उसमें सबको मालूम है कि किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां बिगड़ी है। राजस्थान में एक बलात्कार, प्रतिदिन बलात्कार होना और ऐसे बलात्कार की घटनाएं होना कि उससे पूरा प्रदेश शर्मिंदगी उठाया है। साथ ही साथ यहाँ पर माफिया पनपे हैं, चाहे वो बजरी माफिया हो, खनन माफिया हो, भू माफिया हो और कई प्रकार के माफिया। भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर रहा है। ये सारी चीज़ें और 5 साल में जो इन दो नेताओं के बीच में जो कुर्सी की लड़ाई चली, उससे प्रदेश की जनता ने भुगता। युवाओं के स्वप्नों का जो था, उनके भविष्य का, वो चकनाचूर हुए। पेपर लीक में हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। और इतना ही नहीं, इस कांग्रेस जो वादे करके जो इस सत्ता में आई थी, वो वादे इस सरकार ने पूरे नहीं किए। किसानों का संपूर्ण ऋण का कर्ज, जो ऋण माफ़ी का था, वो नहीं हुआ। युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का इनका जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ। इन्होंने सारी वादा खिलाफी की। और इतना ही नहीं, इस कांग्रेस के शासनकाल में आज राजस्थान में पेट्रोल और डीजल सब में महंगा है। उसके परिणाम स्वरूप आज श्री गंगानगर में तो आज देश में सब में ज़्यादा महंगा वहाँ पर पेट्रोल है। और स्थिति ये है कि राजस्थान की महंगाई दर आपके केंद्र की महंगाई दर से, अदर स्टेट की महंगाई दर से अधिक है। कुल मिला के अगर ये कहें कि 5 साल का जो कांग्रेस की शासन रहा है, उस शासन ने भ्रष्टाचार के तो सारे रिकॉर्ड तोड़े ही तोड़े। साथ में एक जो राजस्थान एक शांत प्रदेश के रूप में जाना जाता था, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति बिगड़ी कि आज राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, राजस्थान में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। राजस्थान का आज अगर कोई जब महिला निकलती है अपने घर से बाहर, तो उसको ये चिंता सताती है कि मैं घर पर सुरक्षित पहुंचूंगी या नहीं पहुंचूंगी। हत्याएं आम बन गई है। माफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से बजरी माफियाओं ने यहाँ पर आतंक मचाया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर, युवाओं के साथ और किसानों के साथ खिलवाड़, ये सारी की सारी चीज़ें ये बताती है कि राजस्थान की सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया। और भ्रष्टाचार का एक प्रमाण मैं आपको और देना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार जो हुआ है, उसकी इन्हीं के जो विधायक हैं, चाहे वो भरत सिंह जी हैं जो बहुत वरिष्ठ एक इनके विधायक रहे, सत्ता में रहे, उन विधायक ने इनके मंत्री पर आरोप लगाए, इनके खनन मंत्री पर आरोप लगाया कि ये मंत्री माफिया है। और इन्होंने जमकर सरकार में भ्रष्टाचार किया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। इनके कई विधायकों पर आरोप लगे भ्रष्टाचार के। तो ये पूरे भ्रष्टाचार के आकंड में डूबी हुई सरकार थी। अब प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जन समर्थन मिल रहा है, जिस प्रकार से हमारे नेताओं की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, उससे साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नितिन सारस्वत जी वो कह रहे हैं कि रैलियों में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, ये पता चल रहा है कि बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। एक एक कर कई मुद्दों को लेकर आपके ऊपर बीजेपी हमलावर भी है। महिला सुरक्षा से लेकर पेपर
लीग के भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं। क्या है इस पर आपका जवाब, और क्या है मुद्दे कांग्रेस की ओर से? क्योंकि मैनिफेस्टो में तो कई सारे ऐलान किए गए, वादे पूरे कैसे करेंगे? देखिए, एक ही चीज पूरे आज राजस्थान में प्रचार समाप्त हो गया है। हाँ। लेकिन एक चीज सुनिश्चित हो चुकी है कि प्रचंड बहुमत से गहलोत सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार, उनके कामों की चर्चा हर जगह पूरे देश में जैसे हो रही थी, आज पूरे देश में, आज पूरे राजस्थान में जगह जगह बात हो रही है कि अगर गारंटी मतलब गहलोत है और जुमला, और मोदी की गारंटी केवल जुमला है। आज लगातार जनता प्रश्न पूछ रही है कि मोदी जी ने तो बहुत सारी गारंटी दी थी, चाहे 15 लाख अकाउंट में आने की बात हो, चाहे 35 और 40 रुपए में पेट्रोल डीजल आने की बात हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, चाहे एमएसपी का कानून लीगल बनाने की बात हो, 2022 तक घर होने की बात, ऐसे कितने सारे वादे। जनता को समझ में आ गया कि एक तरफ झूठ और जुमला है और एक तरफ जिसने घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बना के और गरीब को गणेश मानकर गहलोत सरकार ने, यहाँ की कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से सेवा की और जिस तरीके से लोगों ने वो उत्साह दिखाया, आपने खुद देखा 7 गारंटी कार्ड जो हमने लॉन्च किया, उसमें भी 1 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया। जिस तरीके चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे तेल में हो, चाहे कृषि में हो, लेकिन आपने जो वादे किए हैं, क्या आपको लग रहा है कि उन वादों को पूरा कर पाएंगे नितिन जी? क्योंकि 10 लाख रोजगार देना, क्या ये लग रहा है मुमकिन है? 5 सालों में कितना रोजगार दिया आपने? देखिए, मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि 1 साल के अंदर, हम लगातार आपको बताएं, लेकिन हमारा 1 साल के अंदर हमने पिछली साल 8 लाख लोगों को ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन हुआ था। ये मेरा नहीं है, सरकार का है, ईपीएफओ हमारा नहीं है। 3,31,000 हमने सरकारी नौकरियां, रिकॉर्ड सरकारी नौकरी दी है, रिकॉर्ड टाइम में रिजल्ट आए हैं। लगातार हमने रोजगार, जिस तरीके से रोजगार दिया पूरे देश में, चाहे मनरेगा के काम में हो, चाहे सिविल सर्विसेज में सबसे ज्यादा अधिकारी देने के हो, आज रिकॉर्ड है जो हमने काम किया है। जो गरीब के लिए जो काम किया है, चाहे एलपीजी सिलेंडर सस्ता देने का काम हो, मुफ्त इलाज, जिस तरीके से चिरंजीवी बीमा योजना हो, ओपीएस, ताकि जो 35 साल सेवा किया है उसे किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, उसको किसी के रहमो करम पे ना छोड़ा जाए। आज वो 5,50,000 जो शासकीय वर्ग के कर्मचारी है, वो हमारी तरफ पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ है। 1 करोड़ लोगों को पेंशन देने का, वो भी गारंटी वाली पेंशन देने का काम हो, चाहे 22 लाख किसानों का 15,000 करोड़ माफ करने की बात हो। आज किसानों की बात करते हैं, 3 काले कानून लेके आए वो सबके सामने, और 17 लाख करोड़ का किसानों के ऊपर कर्ज है। इन्होंने राज्यसभा में कहा कि हमारा 1 रुपए का कर्ज और 1 रुपए की राहत देने की किसान को मंशा नहीं है, ये किसान को लूटने वाले लोग हैं। बीजेपी तो कहती है कि किसानों के कर्ज माफी का जो वादा कांग्रेस ने किया उसे पूरा नहीं कर पाई। इनका महिला सुरक्षा मॉडल है ब्रजभूषण शरण सिंह। इनका महिला सुरक्षा मॉडल है कि मणिपुर का मुख्यमंत्री कहता है राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित हैं क्या? स्त्रियों को निर्वस्त्र कर दिया गया, और बिल्कुल राजस्थान के अंदर कंपलसरी एफआईआर ठीक है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस वक्त हमारे साथ सहयोगी रविंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। रविंद्र, चूंकि आप पिछले कई दिनों से राजस्थान में बने हुए हैं, न सिर्फ प्रवक्ता नेता बल्कि लोगों के बीच भी जा रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या है चुनावी माहौल और मुद्दे हावी रहने वाले हैं या नेताओं के चेहरे? प्रियंका, आज 23 तारीख है और अगर चुनाव आयोग की तरफ से तारीख में तब्दीली नहीं की गई होती, देव उठनी एकादशी की वजह से जो रिक्वेस्ट आई थी, तो आज मतदान संपन्न हो गया होता। बहरहाल 25 तारीख को मतदान होना है और आज धुआंधार प्रचार 6 बजे खत्म हो गया। अब साइलेंट पीरियड जिसको 48 घंटे का कहा जाता है, यानी कि परसों 6 बजे तक अब ये रहने वाला है। चुनाव आयोग की नजर है और डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू हो गई है। 30 अक्टूबर से न्यूज 18 राजस्थान की टीम की तरफ से चुनाव एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी और हमने जयपुर से शुरुआत करते हुए रुख किया मेवाड़ का, मारवाड़ का, हाड़ौती का, धुंधार इलाके का, मेवात का, हाड़ौती का, तमाम जगहों पर हमने जाकर नब्ज टटोलने की कोशिश की, जनता से रूबरू हुए, उनके सवाल उठाए। अगर मुद्दों की बात इन चुनावों में देखें तो जाहिर तौर पर बीजेपी जो कि विपक्ष में है, उनकी तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया, भ्रष्टाचार को लेकर लाल डायरी का जिक्र किया गया, किसानों की बात अगर की गई तो कर्ज माफी का उसमें उल्लेख किया गया कि कर्ज माफी नहीं की गई। दूसरी तरफ बेरोजगारी की बात रखी गई तो पेपर लीक के मुद्दे को उठाया गया। महंगाई की बात आई तो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि पेट्रोल डीजल महंगा है, इसकी समीक्षा करेंगे। वहीं अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया कि एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए जिससे पेट्रोल डीजल कम हो। तुष्टीकरण के आरोप कांग्रेस की तरफ के ऊपर लगाए गए बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस की अगर बात करें तो जो
गारंटीज हैं और सोशल स्कीम्स हैं, उस पर फोकस इन पूरे चुनावों में किया गया और इसी की चर्चा यहां पर जनता के बीच में और मतदाताओं के बीच में देखने को मिली। इसके अलावा ओपीएस, ईआरसीपी कांग्रेस की तरफ से मुख्य मुद्दा रहा, 24-25 सांसद जो बीजेपी के उनकी तरफ से क्या काम किया गया, ये तमाम मुद्दे यहां पर उठाए गए और जाहिर तौर पर इन्हीं मुद्दों के जरिए इस बार के चुनाव में आग के जरिए एक तरह से कहें कि खाना पकाने की पूरी कोशिश दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से मुख्य तौर पर की गई और जाहिर तौर पर जमीन से जुड़े हुए मुद्दे, जनता से जुड़े हुए मुद्दों और हितों की यहां पर बात की गई। अब ये वोटर को तय करना है, लेकिन ये एक बार फिर से अपील यहां पर न्यूज़ 18 करना चाहेगा कि अपना मत डालने के लिए जरूर जाएं, क्योंकि इस बार समय भी बढ़ाया गया, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। बाकी हमारे साथ विश्लेषक भी हैं और मेहमान बीजेपी से, कांग्रेस से भी हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल, लोगों को अपने मतों का प्रयोग करना भी चाहिए और हम भी अपील करते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे और अपने कीमती मतों का प्रयोग जरूर करें। डॉक्टर राकेश गोयल जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, कैसे करते हैं विश्लेषण, क्योंकि मुद्दे कई सारे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास, क्या ये मुद्दे हावी होने वाले हैं और कौन सा मुद्दा लगता है जो सबसे ज्यादा असर डालने वाला है इस चुनाव में? देखिए, मुद्दे काफी अहम है इस चुनाव के अंदर। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के थ्रू पेपर लीक के मामले आए और महिलाओं पर जिस तरीके से अत्याचार हुआ, किसानों का जिस तरीके से ध्यान नहीं रखा गया, बहुत सारे मुद्दे हैं और जो सत्ता में रहती है उसके विपक्ष में बहुत सारे मुद्दे अपने आप भी क्रिएट होते हैं और उसका लाभ जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अभी लास्ट आज कैंपेन के अंदर हमने देखा, चाहे अमित शाह जी की रैली थी, चाहे मोदी जी थे, चाहे योगी जी थे, अपार संख्या में जो जन समर्थन बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं आगे निकलती हुई नजर आ रही है। और मैं तो ये चाहूंगा जितने भी न्यूज़ 18 के दर्शक है, जो भी राजस्थान के जितने भी वोटर हैं, वो जो भी अच्छे लोग हैं, जो करप्ट नहीं है, जो भ्रष्टाचारी नहीं है, जो निकृष्ट नहीं है, जो आलसी नहीं है, जो काम करने वाले अच्छे नेता हैं, उनको वोट दें, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जो आपको सबसे बढ़िया लोग हों, जो आपके हित में काम करते हों, जो देश का, क्षेत्र का, आपका विकास कर सकते हैं, उनको आप वोट दें। और राकेश जी, आज तो लाल डायरी के 5 और पन्ने लेकर आ गए राजेंद्र गोढ़ा। जी, लाल डायरी का मुद्दा एक एक कर पन्ने निकाल रहे हैं। दबा नहीं है, लाल डायरी का मुद्दा शुरू से बना हुआ है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को दिखाता भी है। हमने जिस तरीके देखा, सरकारी ऑफिस के लॉकरों में से सोना निकल रहा है, लाखों करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि व्यापक रूप से भ्रष्टाचार जरूर हुआ है और सरकार ने उस पर नकेल करने की भी कोशिश की है, पर भ्रष्टाचारी अपना काम करते रहे। और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे परतें खुलेंगी तो जो दोषी है उनको सजा भी मिलेगी, चाहे वो पेपर लीक के दोषी है, चाहे वो जल जीवन मिशन के दोषी हैं, जिसने भी भ्रष्टाचार किया है वो सारे भ्रष्टाचारी, क्योंकि कोई भी सरकार का एक ही मिशन रहता है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, कि भ्रष्टाचारी को कभी भी क्षमा नहीं करना, भ्रष्टाचारी को सजा दिलवानी है ताकि आगे सीख मिले और लोग इस तरीके का दुराचार करने से बचें और क्षेत्र की जनता का जो पैसा है वो इस तरीके से हड़पे ना। बिल्कुल, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बीजेपी इस बार चुनाव में बनाती हुई भी, और इस बार जब अमित शाह पहुंचे थे चुनावी सभा में तो कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा करके सीधा करेंगे और जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे भी। हाँ, बोल रहे हैं कुछ नितिन जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए, इसी के दम पर कर्नाटक में बम्पर वोट पाए थे आप, कहीं इस बार उल्टा ना पड़ जाइए। देखिए प्रियंका जी, जनता के सामने है, जिसपे प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ का आरोप लगाते हैं घोटाले का, उसी को वित्त मंत्री बना देते हैं और उप मुख्यमंत्री से नवाज देते हैं। आज पेपर लीक में राजस्थान की सरकार ने, चाहे किसी भी स्तर का आदमी हो, उसको पेपर लीक में नहीं छोड़ा है, तमाम कानून बनाए और हमने सुनिश्चित किया कि अपराधी जेल के अंदर हो। वही आरएस, आरजेएस, आरपीएमटी समेत पिछली बीजेपी की सरकार के अंदर तमाम पेपर लीक हुए, 2 आदमी नहीं गिना सकते जो जेल के अंदर गए हो। किसान कर्ज की माफी में हमने 22 लाख किसानों का कर्ज माफ किया और हमने किसानों के लिए कि उनकी जमीन नीलाम ना हो, उनके लिए हम वो क्या नाम से कानून बनाए। वहीं पे 17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है किसानों पे, राज्यसभा में जवाब है और इन्होंने कहा हमारी कोई मंशा नहीं है उन्हें माफ करने के लिए, और किसानों के लिए 3 काले कानून लाते हैं और जिन 19,000 किसानों की बात करते हैं वहां पे एक नकली किसान को लाते हैं, एक दूसरे किसान को लाते हैं जिसपे कर्जा था ही नहीं, वो कहता है मेरा तो कर्ज माफ हो गया और उसको ये पोस्टर बॉय बनाते हैं। इनके लिए महिला अत्याचार का मॉडल जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह है, दलित अत्याचार का जो इनका फेस है वो गिरिराज मलिंगा है। तो पूरी देश, मुकेश पारिक जी, जनता जानती है किसानों के लिए कानून लाते हैं जो काले हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र की सरकार ने जो वादे किए वो अब तक पूरे नहीं हो सके हैं। तो किस दम पर अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं आप और किस दम पर आपको जनता वोट करे?
मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे मित्र जो भी राजस्थान से संबंधित बात है उसका एक का भी जवाब नहीं दे पाए। अगर आपने किसानों, एक मिनट आप सुनिए, अब मेरी सुनिए, अरे भाई अब मेरी सुनो, अब बीच में मत बोलो। किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ की बात कही थी, कितने किसानों की जमीन नीलाम हुई मालूम है आपको? आपने एक ये उसका उल्लेख नहीं किया। आप कौन सी बातें कर रहे हैं? तथ्य है ही नहीं आपके पास। आपको जानकारी होगी कि भ्रष्टाचार की परतें। एक सुनिए इनका प्रदेश अध्यक्ष, बात सुनिए, इनका प्रदेश अध्यक्ष और जो पहले मंत्री था, हाँ। एक ही परिवार में 18 आरएएस बन रहे हैं। आप क्या समझ, जनता बेवकूफ है? अरे सुनिए, अब सुनिए, अरे सुनिए, अरे आप सुनिए, अरे सुनिए, अरे आप एक आरएएस, आप सुनिए। तो अगर आप बीच में बोलेंगे तो देखिए, अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं बोलने ही नहीं दूंगा। फिर अगर एक ही परिवार के 18 आरएएस बने हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान की जनता बेवकूफ नहीं है। आप सुनिए कि सरकारी ऑफिस में सोना और नकदी मिलता है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अरे इन्हीं के नेता कहते हैं कि इनकी सरकार भ्रष्ट है। सुनिए, इनका ये कोई जवाब नहीं दे पाते। और सुनिए, और एक बड़ी राजस्थान की जनता इतनी इनसे शर्मिंदगी हुई। इनका हाँ। एक मंत्री कहता है कि राजस्थान में बलात्कार ज्यादा इसलिए हो रहे हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, डूब के मरना चाहिए कि उस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। उसी समय मंत्री बर्खास्त करना चाहिए। सरकार के तार जुड़े हुए हैं पेपर लीक करने वालों से, इनको मालूम नहीं है सरकार के तार जुड़े हुए हैं पेपर लीक करने वालों। बीच में क्रॉस क्वेश्चन भी इनसे कर पाऊं। मैं नितिन जी और मुकेश जी, आप दोनों से ये जानना चाहूंगा और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस बार जो वोटर हैं उनमें 1 करोड़ की संख्या युवा वोटरों की 18 से लेकर 28 साल तक की उम्र की, या तो वो फर्स्ट वोटर हैं वो सेकंड वोटर हैं। बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि हम बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में रोजगार देंगे, 2.5 लाख रोजगार की बात की जा रही है सरकारी। कांग्रेस की तरफ से कहा गया 4 लाख सरकारी रोजगार दिया जाएगा और 10 लाख तक और रोजगार के अवसर यहां पर पैदा किए जाएंगे। लेकिन नितिन जी, यहां पर हम लगातार राजस्थान में घूमे हैं, लोगों की अपेक्षाएं थी जो 1 लाख नौकरी के वादे किए गए वो क्यों नहीं पूरे हुए। लोगों के मन में सवाल उठता है कि सांचौर में एक ऐसे जिले में वहां पर बड़ी संख्या में सैकड़ों सब इंस्पेक्टर कैसे भर्ती हो जाते हैं। बेरोजगारों के मन में यह सवाल उठता है कि बेरोजगारी भत्ते का जो कांग्रेस की तरफ से वादा किया गया था वो पूरा क्यों नहीं किया गया। बेरोजगारों की तरफ से यह सवाल किया जाता है कि जब 1.5 दर्जन से ज्यादा अगर पेपर लीक होते हैं तो फिर उसको लेकर मुआवजा क्यों नहीं दिया गया, कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और आप उसमें हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश क्यों लेकर आ जाते हैं। बेरोजगारों की तरफ से यह सवाल किया जाता है कि आखिर आपके ही सरकार के एक शिक्षा मंत्री के परिवार को 3-3 लोग कैसे नौकरी पा जाते हैं। बेरोजगारों के आरोप तब लगते हैं कि बाबूलाल कटारा जो कि ये कहते हैं कि उनकी नियुक्ति पैसे देकर हुई है और कहीं ना कहीं वो इसमें दोषी पाए जाते हैं। तो इसलिए आप इन सवालों से बच नहीं सकते सारस्वती। मैं भी एक युवा हूं और देश का जो राजस्थान का युवा है वो जानता है, जहां पे आज पूरे देश में राज्यसभा में जवाब है 9 साल में केवल 7.5 लाख रोजगार दिए, 23 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। वहां केवल राजस्थान की सरकार ने अकेले 5 साल में 3,31,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। पिछले 1 साल में 8 लाख लोग ईपीएफओ में रजिस्टर्ड रहे। आज मनरेगा में सबसे ज्यादा काम हमारे यहाँ दिया जाता है। चाहे हमारे यहाँ पे भीमराव अंबेडकर लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, एमएसएमई इंडस्ट्री हमारे यहाँ ग्रोथ की है, एक्सपोर्ट में हमारे यहाँ 2.5 गुना ग्रोथ हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमें आज हम नॉर्थ इंडिया में नंबर 1 है। तो लगातार रोजगार में हमारी सरकार ने काम किया है। वही बीजेपी की सरकार जो 2 करोड़ रोजगार को भी जुमला साबित कर दी है। सरकारी नौकरियां जो हर घर में आज एसएससी, बैंक में, रेलवे में लोग लगा करते थे, आज पूरे के पूरे शहरों में लोगों को सरकारी नौकरी तो दूर देखने के लिए भी नहीं है। तमाम जो पीएसयू और वो जो हमारे प्रशासनिक जो सरकारी उपक्रम थे उनको बेच दिया गया है, जो फायदे में चल रहे थे। तो एक तरफ हमारा रोजगार का मॉडल है, एक तरफ इनका केवल एक चंद पूंजीपति को बढ़ाने वाला मॉडल है। एक तरफ हमारा मॉडल है जहां पे हम अनुप्रीति कोचिंग योजना देते हैं, जहां हम 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके लिए। हमारे यहाँ पे पेपर लीक में बड़े से बड़ा आदमी है। संकल्प पत्र से 2 दिन बाद कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था, आपने 2.5 लाख रोजगार देने की बात की, उन्होंने जो है बढ़ाकर 4 लाख रोजगार देने की बात कर दी। आपकी तरफ से 400 रुपए में सिलेंडर देने की बात की गई, उनकी तरफ से बढ़ाकर उसको आपने 450 का, उन्होंने 400 कर दिया। इसी तरह के जो संकल्प पत्र बातें कही गई उसमें बढ़ा चढ़ाकर कांग्रेस की तरफ से बात की गई और अभी यहाँ पे सारस्वती आरोप लगा रहे कि हमारा मॉडल सबसे बेहतर है। प्रियंका, आप टेक कर सकती है। बताइए मुकेश जी, कैसे आपका मॉडल बेहतर माना जाए? जो भी 4 लाख सरकारी जो भी आपने प्रश्न
हाँ। जी जी, मैं बता रहा हूँ। आपने जो भी प्रश्न पूछा इनका एक का भी इन्होंने आपको सही जवाब नहीं दिया। आप बार बार जो ये बात कर रहे हैं, क्यों कि ये जो बोल रहे हैं इनको मालूम है कि इनको ये करना ही नहीं है। अगर इनको करना होता, हमने बार बार इनसे क्वेश्चन पूछा, आज तक ये उसकी रिप्लाई नहीं देते हैं। हम कहते हैं किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ, ये बार बार उसको घुमाते हैं। बिल्कुल तथ्य, बिल्कुल तथ्य, सुनिए, बिल्कुल गलत, झूठ झूठ, कर्जा माफ करने की नहीं, और केवल बिल्कुल गलत। देखिए सुनिए, अरे सुनिए भैया, सुनिए, आपकी बारी आए तब बोलना, आपकी बारी आए तब बोलना, आपकी बारी आए तब बोलना। 1 रुपया माफ नहीं करना चाहते। देखिए अब देखिए, ऐसी डिबेट तो नहीं होगी जिसमें झूठ हो। ठीक है नितिन जी, सुन लीजिए, अगर आपको जानकारी नहीं, जवाब तो ले लीजिए, वो बोल क्या रहे हैं। किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ। सुनिए, अरे आप सुनिए, जानकारी नहीं है जनता, अरे नीलाम हो रही है जमीनें किसानों की नीलाम हो रही है। आपकी के लिए कानून बनाया, अरे कांग्रेस की जनता 25 तारीख को बताएगी और 3 तारीख को आपको विदा करेगी। अगर आपका जो झूठ है ना, झूठ, अरे क्या कानून बनाया, झूठ बोल रहे हो, कोई जानकारी है नहीं, बिना जानकारी के बहस मत करिए, कोई जानकारी नहीं है। मोदी जी, अरे भ्रष्ट सरकार, दुनिया की अब तक की भ्रष्ट सरकार, राजस्थान सरकार, चोरों की, भ्रष्टों की सरकार। आप कौन सी जोर से बोल के क्या बोल रहे हैं? आपका मंत्री बोलता है कि बलात्कार। ठीक है, चलिए, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। सभी पार्टियां अपने अपने वादे गिना रही हैं और चुनावी मैदान में कूद पड़ी हैं। अब 25 नवंबर का दिन है जब जनता जनार्दन ये फैसला करेगी कि जीत का सेहरा किसके सर बनने वाला है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। तो चुनावी रण सज चुका है, मैदान तैयार है, 25 नवंबर का इंतजार है और देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि जीत किसके खाते में जाता है, किसके सर बंधता है जीत का सेहरा। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।